जय हिंद। आज मैं फिर से प्रीवियस का क्वेश्चन लाया हूँ इस वीडियो में। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर यहाँ से। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदा का कम करता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदा का कम कौन सा पदार्थ करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भारी जल जो होता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदा का कार्य करता है। इसके अलावा ग्रेफाइट भी नाभिकीय रिएक्टर में मंदा का कार्य करता है। ग्रेफाइट याद रखना है दोनों, ग्रेफाइट और भारी जल का सूत्र होता है D2O। याद रखना कौन सा, तो D2O होता है भारी जल का सूत्र। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न में धातु का उपयोग किया था। तो सर्वप्रथम मानव निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तांबा धातु का सर्वप्रथम मानव ने प्रयोग किया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आज से लगभग 1000 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किए थे। ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्न में से विद्युत का अच्छा सुचालक कौन है। तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चांदी। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, जिसमें इसका प्रतिरोधकता शून्य के बराबर होती है और विद्युत और चालकता का मान एकदम अधिक होती है, इसीलिए इसे विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है। और अति चालकता का खोज कॉमरलिंग ओन्स ने 1913 में किया था, ये भी याद रखना। अति चालकता का खोज 1913 में कॉमरलिंग ओन्स ने किए थे। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है। तो देखिए, फॉर्मिक अम्ल का जब फार्मूला लिखेंगे HCOOH, तो इसमें OH समूह आ जा रहा है। सिट्रिक अम्ल का भी आप लोग लिखिएगा फार्मूला, तो इसमें भी OH समूह आ जाता है और टार्ट्रिक अम्ल में भी OH समूह आ जाता है। अब पिरिक अम्ल है, पिपरिक अम्ल है, इसमें OH समूह का ग्रुप नहीं आता है। ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्ल नहीं है, तो राइट ऑप्शन डी होगा। पिक्रिक अम्ल जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सदस्य नहीं है। इसके अलावा नाइट्रिक अम्ल भी होता है जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सदस्य नहीं है। इसके अलावा कार्बोनिल अम्ल भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सदस्य नहीं है, तो राइट ऑप्शन डी होगा। पिक्रिक अम्ल जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सदस्य नहीं होगा, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। देखिए, धातु दो अवस्था में पाई जाती है, मुक्त अवस्था और एक संयुक्त अवस्था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है। तो याद रखना सोना धातु, सोना चांदी प्लेटिनम, ये सब तीनों धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो राइट ऑप्शन बी होगा, सोना करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर यहाँ पे कि सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में डुबोकर किया जाता है। तो सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में कहाँ किया जाता है, किस चीज में डुबाकर किया जाता है। तो याद रखना केरोसिन तेल में जो होता है सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सोडियम धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है। तो कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है। तो देखिए यहाँ पे वायुमंडल में जो पाया जाता है नाइट्रोजन पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है और कैलोरीन पाया जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। तो देखिए, नाइट्रोजन हीलियम कैलोरीन ये सब वायुमंडल के अंग है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, डी। इनमें कोई नहीं ऑप्शन होगा। तो नाइट्रोजन हीलियम कैलोरीन ये सब नाइट्रोजन के अंग है, वायुमंडल के अंग है। और इसके अलावा देखिए, रेडॉन गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, रेडॉन गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा रेडॉन। नाइट्रोजन हीलियम कैलोरीन ये सब वायुमंडल में पाया जाता है, तो वायुमंडल के अंग होंगे। तो रेडॉन गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता, वहाँ पे ऑप्शन रेडॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए प्रयुक्त है। तो निम्नलिखित में कौन एक जल शोधन के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए, इसमें कैलोरीन गैस भी होता है, जल शोधन के लिए प्रयुक्त होता है। इसके अलावा पैराबैंगनी किरण भी जल शोधन के लिए प्रयुक्त होता है। और जियोलाइट भी जो होता है, जियोलाइट ये भी जल शोधन के लिए प्रयुक्त होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जियोलाइट जो है जल शोधन के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जियोलाइट जल शोधन के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर यहाँ पे कि निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्राकृतिक में सर्वाधिक
प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में कौन सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो देखिए, ग्लूकोज भी एक कार्बनिक पदार्थ है, सेलुलोज भी एक कार्बनिक पदार्थ है, फ्रक्टोज भी एक कार्बनिक पदार्थ है, सुक्रोज भी एक कार्बनिक पदार्थ है। तो सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ जो है सेलुलोज है। सेलुलोज करेक्ट ऑप्शन बी होगा। प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज होगा। नेक्स्ट है फिर 10 नंबर देखिएगा। 10 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस है। तो वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस कौन सा है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आर्गन गैस जो है वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आर्गन का खोज किसने किया था? तो आर्गन का खोज डॉर्न ने किया था। याद रखना, डॉर्न। डॉर्न यहाँ पे लिख देता हूँ, डॉर्न ने आर्गन का खोज किया था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक नहीं है? मुख्य संगठक है, तो निम्नलिखित में कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम चूना पत्थर बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के CaCO3, ये सब सीमेंट का प्रमुख संगठक है। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, ये सीमेंट का प्रमुख संगठक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चूना पत्थर सीमेंट का प्रमुख संगठक माना जाता है, एक प्रमुख अंग है। फिर नेक्स्ट है 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कि निम्नलिखित धातु युग्मों में से किसी में से क्रमशः सबसे हल्की धातु सबसे भारी धातु है? तो निम्नलिखित कथनों में से सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा, देखिए, सबसे हल्की धातु जो माना जाता है लिथियम को माना जाता है, और सबसे भारी जो माना जाता है ऑसियम को माना जाता है। किसका? ऑसियम को। तो यहाँ पे देखिएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लिथियम और ऑसियम जो है सबसे भारी गैस है। तो सबसे हल्की धातु सबसे भारी धातु कौन है? लिथियम और ऑसियम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लिथियम ऑसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा यहाँ पर है 13 नंबर क्वेश्चन कि स्टेनल स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहा के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहा का साथ कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमियम धातु को जो है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। Cr, क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है? देखिए, कैल्शियम पाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाई जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए यहाँ पर है कि रबड़ को वल्नीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। तो रबड़ को वल्नित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो रबड़ को जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें एक फ्रेश रबड़ बनाने के लिए हम लोग सल्फर का उपयोग किया जाता है। सल्फर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सल्फर को रबड़ को वल्नीत करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। रबड़ दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक रबड़ और दूसरा संश्लेषित रबड़ अर्थात मानव निर्मित रबड़। तो याद रखना, रबड़ को वल्नीकृत करने के लिए सल्फर का उपयोग किया जाता है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि क्यूबिक सिल्वर कहे जाने वाली धातु कौन है? तो क्यूबिक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो याद रखना, क्यूबिक सिल्वर जो कहा जाता है पारा धातु को कहा जाता है। Hg धातु कमरे के तरफ द्रवावस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो क्यूबिक सिल्वर कहे जाने वाली धातु पारा को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा कि लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। तो लोहा में जो जंग लगता है उसको रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो जिंक धातु का, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। जिंक धातु का प्रयोग किया जाता है लोहा पर जंग रोकने के लिए, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि समुद्र में पाई जाने वाली धातु समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकली जाती है? तो देखिए यहाँ पे बता दूं, सोडियम है और मैग्नीशियम है और इसके अलावा कैल्शियम भी पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकलती है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु जो है समुद्र के पानी से निकाली जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मैग्नीशियम। क्रायोलाइट किस धातु का एक्स है? तो क्रायोलाइट जो है किस धातु का एक्स है?
एल्युमिनियम धातु का एक्स होता है क्रायोलाइट का, और क्रायोलाइट का सूत्र जो होता है Na3Al F6 होता है, याद रखना। क्रायोलाइट का जो सूत्र है Na3AlF6 होता है। एक क्रायोलाइट किस धातु का एक्स है, तो एल्युमिनियम का हो जाएगा। इसके अलावा बॉक्साइट भी होता है, एल्युमिनियम का प्रमुख एक्स है। फिर नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पानी तीन तत्वों के एक्स से भिन्न है। तो निम्नलिखित में कौन विकल्प अन्य तीन में से भिन्न है। देखिएगा हेमेटाइट जो है किसका एक्स है, हेमेटाइट है लोहा का एक्स है। मैग्नेटाइट जो भी है लोहा का एक्स है। लिमोनाइट ये भी लोहा का एक्स है। लेकिन बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का प्रमुख सेक्स है। तो यहाँ पे भिन्न जो हो जाएगा बॉक्साइट, ये सब भिन्न हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तीनों तत्वों में भिन्न है बॉक्साइट, तीनों के प्रमुख एक्स में। ये सब तीनों लोहा के प्रमुख सेक्स है, लेकिन बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का एक्स हो जाता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है कि मुक्त वायु में खुला छोड़ने पर लोहे में जंग लग जाता है। वायु का कौन सा घटक लोहे पर जंग लगाने के लिए उत्तरदायी है। तो मुक्त अवस्था में खुला छोड़ देने पर लोहा पर जंग लग जाता है, और वायु में कौन सा घटक लोहे के जंग लगाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए वायु में जब लोहा को खुला छोड़ दिया जाता है तो वहाँ पे लोहा जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, और उसके अलावा नमी भी इसके साथ रहता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, वायु में मौजूद नमी और ऑक्सीजन। वायु में मौजूद नमी और ऑक्सीजन ये दोनों घटक जो है लोहा पर जंग लगाने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा और चौथा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। दूसरा और चौथा करेक्ट होगा, दोनों याद रखना, दूसरा चौथा यहाँ पे दूसरा और चौथा करेक्ट ऑप्शन होगा। वायु में मौजूद नमी और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कार चालक की सुरक्षा में प्रयोग आने वाली एयर बैग में क्या होता है। तो कार चालक की सुरक्षा में प्रयोग आने वाली एयर बैग में क्या होता है। जो कार चालक होते हैं उसकी सुरक्षा के प्रयोग में एक बैग आता है। तो उस बैग में क्या होता है, तो याद रखना सोडियम एंजाइड जो होता है कार के एयर बैग में भरा जाता है, जो कार के चालक सुरक्षा के लिए प्रयुक्त की जाती है। सोडियम एंजाइड ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सोडियम एंजाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा आरडीएक्स का अन्य नाम है। तो निम्नलिखित में कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है। तो देखिएगा करेक्ट ऑप्शन जो होगा आरडीएक्स का एक अन्य नाम है साइक्लो, याद रखना। आरडीएक्स का एक अन्य नाम है साइक्लोनाइट जो है आरडीएक्स का एक अन्य नाम से जाना जाता है। आरडीएक्स को साइक्लोनाइट के नाम से आरडीएक्स को भी जाना जाता है। इसके अलावा 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है। तो अश्रु गैस जिसे आंसू गैस का घटक इनमें कौन सा है, तो याद रखना क्लोरोपिक्रीन जो है आंसू अश्रु गैस का एक घटक माना जाता है, क्लोरोप्रीन। नेक्स्ट है यहाँ पे कि चींटी के काटने पर किसका अंत छेपन होता है। तो चींटी को काटने पर किसका अंत छेपन होता है। तो याद रखना चींटी के चाटने पर जब चींटी काटती है तो उसके डंक में से जो अथी निकलती है अम्ल, वो फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा, फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में से अंत विक्षेपण से निकलती है फॉर्मिक अम्ल, और याद रखना फॉर्मिक अम्ल करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम जो है अल्फा कैलोरो एसीटोन फिनोन, याद रखना अल्फा कैलोरो एसीटोन फिनोन अश्रु गैस का रासायनिक नाम है, अल्फा कैलोरो एसीटोन फिनोन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया क्या है। तो साबुन की बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। क्या, तो साबुनीकरण साबुन बनाने की प्रक्रिया कहलाता है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर यहाँ पर है कि नाखून पॉलिश जिसे रिमूवर में क्या रहता है। तो नाखून पॉलिश में क्या रहता है, तो याद रखना नाखून जो पॉलिश की जाती है उसके अंदर जो भरा जाता है एसीटोन भरा जाता है। क्या, एसीटोन नाखून पॉलिश में रहता है। ऑप्शन ए होगा एसीटोन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है यहाँ पे कि
टेट्रा इथाइल लेड, जिसे टीएल बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म क्या है, टेट्रा इथाइल लेड का शॉर्ट नाम है टीएल। टीएल का पूरा नाम है टेट्रा इथाइल लेड। निम्नलिखित में से क्या है, तो देखिएगा टेट्रा इथाइल लेड जो है निम्नलिखित में से क्या है, तो एक प्रकार जो है, याद रखना, अस्पष्टरोधी, याद रखना, अप्स अस अस्पोट आप स्फोट रोधी यौगिक है। टेट्राइथाइलेट जो है आप स्फोट रोधी यौगिक है, एक प्रकार का माना जाता है, याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर यहाँ पर, कि लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होता है, तो लहसुन में जो विशेष गंध होता है वो किसके कारण होता है, लहसुन का गंध उस सल्फर के घटक के कारण। सल्फर जो होता है लहसुन और प्याज में हल्का हल्का पाया जाता है, इसी कारण से उसका एक विशेष घटक माना जाता है सल्फर को, लहसुन और प्याज का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि सीमेंट की खोज किसने की, तो सीमेंट का खोज किसने किया था, तो याद रखना है जोसेफ ऑस्पेडिन। जोसेफ, यहाँ पे जोसेफ ऑस्पेडिन है, और जहाँ है एस एस्पेडिन भी लिख देता है, एस्पेडिन भी। तो याद रखना है सीमेंट की खोज करता है जोसेफ ऑस्पेडिन। सबसे पहले सीमेंट का आविष्कार यही वैज्ञानिक किए थे, जोसेफ ऑस्पेडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो देखिए यहाँ पर कथन पहला कि परमाणु की नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, नहीं, कि एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। तो ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन सही होगा। एक नाभिक के जो परमाणु, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। प्रोटॉन जो होता है धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। तो याद रखना नाभिक के लिए कौन सा कथन सही होगा, तो एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, याद रखना ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन को थॉमसन ने, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था, न्यूट्रॉन का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन फिलहाल, खनिज क्या है, तो खनिज एक प्रकार का पृथ्वी पर पाए जाने वाला अकार्बनिक ठोस का उदाहरण होता है। खनिज एक प्रकार का क्या है, तो अकार्बनिक ठोस का उदाहरण हो जाता है खनिज, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अकार्बनिक ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखी बर्फ क्या है, तो सूखी बर्फ जो कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, याद रखना CO2 को ठोस ठोस बर्फ भी कहा जाता है, जिसे सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। CO2 को सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता था, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा यहाँ पर कि बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, तो बुलेट प्रूफ जो सामग्री बनाया जाता है उसके लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिएगा यहाँ पे बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए उसमें जो उपयोग किया जाता है, उसमें उपयोग किया जाता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉली। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए यहाँ पे उपयोग जो किया जाता है पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, किसका, पॉलीकार्बोनेट, ऑप्शन करेक्ट होगा बी, पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, कि फलों को पकाने वाली गैस कौन सा है, तो फलों को जो पकाने में प्राकृतिक तरीके से एथिलीन गैस पाया जाता है, एथिलीन गैस फलों के पकाने वाली गैस है, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे एथिलीन। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा कि टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है, तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किस कारण से होता है। उसके बाद है गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण नौरंगी होता है। तो ये सब आप लोग का यहाँ पे 36 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन था कि टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है, तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पर है 37 नंबर की, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण नौरंगी होता है, तो गाजर का रंग जो नौरंगी होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो कैरोटीन वर्णक के कारण गाजर का रंग नौरंगी होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कैरोटीन वर्णक के कारण, गाजर में कैरोटीन वर्णक पाया जाता है, इसी कारण उसका रंग नौरंगी होता है।
38 नंबर क्वेश्चन है, पपीते के पीले रंग कारण है। तो पपीते में पीले रंग का जो कारण है, कैरी, याद रखना है, कैरिका कैरिका जेनथन कैरिका जेनथन के कारण पपीते पीले रंग का होता है। कैरी काइजेंथिन के कारण जो होता है पपीता का रंग पीला होता है, कैरे काइजिनथिन के कारण। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि मिर्च तीखापन का कारण है। तो मिर्च का तीखापन का जो कारण है, याद रखना है, कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च का तीखापन होता है, कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण। उसके बाद 40 नंबर यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि करेला का कड़ापन किसके कारण होता है। जो करेला होता है वो कड़वापन किसके कारण होता है, तो याद रखना, मेमको डोकोसाइट के कारण, मेमो डोकोसाइट के कारण जो करेला होता है कड़वापन होता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर कि आंवले में कसेलापन किसके कारण होता है। तो आंवले में कसेलापन जो होता है टैनिन के कारण होता है, टैनिन वर्णन के कारण आंवले कसेलापन हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42 नंबर की आलू का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो सोलेनिन की उपस्थिति के कारण आलू का रंग हरा होता है, सोलेनिन की उपस्थिति के कारण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर के दूध का सफेद रंग निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण होता है। दूध का जो सफेद रंग होता है वो कैसिन के कारण होता है, किसके कारण, कैसिन के कारण दूध का सफेद रंग होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर 45 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कि हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है। तो कैरमीन, याद रखना है, कैरमीन के कारण हल्दी का पीला रंग होता है। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में नहीं।